हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आपका होने वाला है साउंड एंड वेव्स, यानी कि ध्वनि और तरंग। दोस्तों, इस चैप्टर से भी जो है नाविक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण या फिर गामा किरण। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती है, सबसे पहले इनको समझिए। तो दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगें वो तरंगें होती है जिनमें माध्यम के कणों का जो विस्थापन होता है वो तरंग की गति की दिशा या फिर जो है उसके विपरीत दिशा में ही होता हो। ठीक है, उनको जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है और इनको जो है एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और वायु में जो है ध्वनि तरंगें भी अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती है। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं भूकंप और विस्फोट के कारण जो उत्पन्न पी तरंगें होती है वो भी जो है अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। ठीक है, और आपको यही समझना है कि क्वेश्चंस को जो है किस टाइप से एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं ट्रांसवर्स यानी कि तिरछी, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय या फिर पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवीकृत। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि तरंगें जो है ये यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगें जो है ये सभी प्रकार के माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, इनमें जो है संचरण कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए माध्यम जो है वो रिक्वायर होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दो बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कौन सी राशि है जो कि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना, यानी कि जो साउंड वेव है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तब वहाँ पर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य या फिर चाल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति जो है ये ध्वनि के माध्यम पर जो है डिपेंड नहीं करती, यानी कि जब ध्वनि तरंग है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ना, तो आवृत्ति जो है उसके साथ में चेंज नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच में होती हो, और उनको जो है हम महसूस कर सकते हैं अपने कानों के द्वारा, उन्हीं को जो है हम लोग साउंड बोलते हैं, यानी कि ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में आ चुका है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो श्रव्य तरंगें होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी निश्चित आवृत्ति की तरंगें जिसे सुनने के लिए मनुष्य के जो कान होते हैं वो सुग्राही होते हैं, यानी कि सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी आवृत्ति की वेव्स जिनको हम आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है श्रव्य तरंगें कहा जाता है, यानी कि ऑडिबल वेव्स। ठीक है, और दोस्तों इससे अधिक या फिर जो है कम आवृत्ति की तरंगें जो होती है वो सुनने के लिए मनुष्य के कान सुग्राही नहीं होते हैं। और बात करें इन ऑप्शंस में से, तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंगें होती है ना, इनको श्रव्य तरंगें कहा जाता है, यानी कि इन तरंगों को जो है मनुष्य सुन सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो किस में अधिकतम होता है। ठीक है, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को भी जो है 2-3 टाइप से घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए ध्वनि, ठीक है, जो कि एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ है, ठीक है, जो कि मतलब
माध्यम उसके लिए रिक्वायर होता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, इनसे होकर के ये संचरित हो सकती है। ठीक है, और ध्वनि का वेग जो है ना ये ठोसों में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, और उसके बाद द्रवों में और उससे भी कम होता है गैसों में। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रख लीजिएगा यहीं पे कि ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यानी कि ये जो है इसके लिए माध्यम आवश्यक होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठोस में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टील जो है वो एक ठोस है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6, और यहाँ पर जो है पिछले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म दे दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वी एयर, वी वाटर और वी सॉलिड में जो है यानी कि क्रमशः वायु, जल और इस्पात में जो है ध्वनि की गति इस प्रकार हो, तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो वी एयर, वी वाटर और वी सॉलिड यानी कि वायु, जल और इस्पात। ठीक है, तो इनमें जो ध्वनि की गति है तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में जो है ध्वनि की चाल भी अलग अलग होती है। ठीक है, गैस की अपेक्षा द्रव में ध्वनि की चाल जो है वो अधिक होती है, और हम जानते हैं कि द्रव की अपेक्षा जो है ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, और निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो तो शून्य होती है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा होगी ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद में गैस में। ठीक है, जो कि आपका सही ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन ए वाला। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं कि लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 60 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल के करीब। ठीक है, तो देखिए जब भी दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उस समय जो है लगभग 60 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नियर अबाउट 60 डेसिबल यानी कि 60 डेसिबल के करीब। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस स्तर यानी कि डेसिबल में आपको बताना है कि अधिक की जो ध्वनि होगी ये हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल या फिर 120 डेसिबल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल के शोर में जो है लगातार रहना जो है वो हानिकारक होता है, और 90 डेसिबल की शोर जो है वो बर्दाश्त करने की सीमा से जो है बाहर होता है। ठीक है, और यदि प्रतिदिन जो है इतने शोर को अगर 10 घंटे तक सहा जाए ना तो व्यक्ति जो है मतलब कि बहरा हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 80 डेसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगें क्या है। ठीक है ना, यानी कि व्हाट आर साउंड वेव्स। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये निर्वात में चल सकती है, ऑप्शन बी कि केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ऑप्शन सी कि केवल गैसीय माध्यम में चल सकती है, या ऑप्शन डी कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ध्वनि जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी उत्पत्ति जो है वो कंपायमान जो वस्तुएं होती है जिनमें कंपन होता है उससे ही होती है। ठीक है, लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है कि हर कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न ही हो। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और ध्वनि के संचरण के लिए हम जानते हैं माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस का होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जिसमें कि आपको ठोस और गैस दोनों माध्यम दिए हुए हैं और इन दोनों माध्यम में जो है ध्वनि चल सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि जब सितार और बांसुरी पर जो है एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है वो निम्नलिखित में से ठीक है किसके अंतर के कारण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई दो वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं तो उनमें जो साउंड का डिफरेंस है ना वो आप जो है साउंड के कौन से जो है गुण के कारण जो है करेंगे, यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है आप उनमें जो है डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणवत्ता। ऑप्शन बी तारत्व और प्रबलता, ऑप्शन सी कि केवल ध्वनि गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, या ऑप्शन डी कि केवल प्रबलता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि केवल ध्वनि गुणवत्ता।
ठीक है। देखिए सितार और बांसुरी पर जो है अगर एक ही स्वर बजाए जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उनसे उत्पन्न जो ध्वनि का भेद है वो ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है, ठीक है। और ये ध्वनि गुणता बोलने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके कारण समान तीव्रता और समान तारतम्य की ध्वनियों में जो है मतलब कि अंतर प्रतीत होता हो या फिर जो है डिफरेंस बताया जा सकता हो, ठीक है, तो उसी को जो है बोला जाता है ध्वनि गुणता, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति प्रास, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, तो इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नाविक एग्जाम में जब साउंड एंड वेव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4-5 ऐसे फिक्स क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन उनमें से एक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर ए। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति की तरंगें होती है ना, इनको हम पराश्रव्य तरंगें बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे कान होते हैं यानी कि जो मनुष्य के कान होते हैं ना, इनको नहीं सुन सकते, ठीक है, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये जो है इनको सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें वे होती है जिनकी आवृत्ति परास जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को जो है किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था, तो याद रखेंगे गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने जो है पराश्रव्य तरंगों को जो है सीटी के द्वारा उत्पन्न किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है और आपके नाविक जीडी के सेक्शन में चला जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ऑप्शन बी कि उनकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ऑप्शन सी कि वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी हुई होती है, या ऑप्शन डी कि वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पर कॉस्मिक किरणों से संबंधित तथ्य नहीं है, क्योंकि देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि वो उदासीन होती है, अनुप्रस्थ होती है, इसके अलावा जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये प्रकाश के वेग से गमन कर सकती है और उनके पास में जो है ऊर्जा और संवेग होता है, ठीक है। अगर मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल दूं तो आपको पता ही है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कॉस्मिक किरणों को लेकर, तो देखिए कॉस्मिक किरणें जो है ना वो बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनकर के तैयार होती है और ये जो है सूर्य से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, और इनकी तरंगदैर्ध्य भी बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ठीक है। क्योंकि कॉस्मिक किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, क्योंकि वो जो है आपके मतलब सूर्य की जो अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं ना उनसे बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोनार में जो है हम उपयोग करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसके साथ ही जो है सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कि रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, या फिर जो है अवश्रव्य तरंगों का। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया है, लेकिन क्योंकि अभी हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन फिर से आया है, ठीक है। तो सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, जिसके अंदर पराश्रव्य तरंगों को यूज में लिया जाता है और इसकी सहायता से जो है समुद्र में अधिक गहराइयों में डूबी हुई वस्तुओं का प्रयोग, ठीक है, या फिर पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सोनार का जो प्रयोग है वो 9 संचालनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग जो है वो सोनार के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि का वायु में वेग जो है वो कितना होता है, यानी कि द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ऑप्शंस हैं 10 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मील पर मिनट, ऑप्शन सी 332 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायु में जो ध्वनि का वेग है ना वो लगभग जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
देखिए चमगादड़ जो है वो उड़ते समय स्वयं जो है मतलब कि पराध्वनि तरंगों को जो है उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये तरंगें जब किसी भी वस्तु से टकराती है ना, तो इन वस्तुओं से जो है वापस ये टकरा करके जो है पुनः मतलब कि वापस से जो है चमगादड़ के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि मार्ग में कोई रुकावट है या फिर जो है कोई अवरोध बीच में आया है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो अपनी रक्षा करते हुए रात में भी उड़ सकती है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि चमगादड़ जो है वो पराध्वनि तरंगें निकालती है और उन्हीं के द्वारा जो है उन्हें संकेत निर्देशित होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर जो है रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये जो है कौन सा फिनोमिनन का उदाहरण है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। ऑप्शंस देखिए, रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, कॉम्पटन प्रभाव का या फिर डॉपलर प्रभाव का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है इसको पहले समझिए। तो देखिए ध्वनि जो है ना वो श्रोता और स्रोत के बीच जो है सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से अलग हो जाती है, ठीक है। और इसी को जो है डॉपलर प्रभाव बोला जाता है, ठीक है। और डॉपलर प्रभाव के कारण ही जो है स्टेशन से दूर जाती हुई और नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ जो है ना वो वास्तविक तीव्रता से अलग सुनाई देती है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण गुण तारत्व, जिसको पिच बोला जाता है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो तारत्व जो है यानी कि पिच, ये जो है आपके फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 18 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स या फिर जो है माइक्रोवेव्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगें। देखिए दूर संचार के लिए जो है सूक्ष्म तरंगों को प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि वर्तमान में जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है इन वेव्स को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके जो है टोटल सिलेबस के पोर्शन को कवर करेंगे, यानी कि जो आपके चैप्टर्स और टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें जो है सभी क्वेश्चंस को ये कवर कर लेंगे। अगर आप लोग जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हो तो आपको जो है अदर कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को जो है क्वेश्चंस को सुनते जाना है और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको जो है नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो का एक पार्ट और आएगा, यानी कि साउंड एंड वेव्स का एक पार्ट और आपको मिलेगा। इस चैप्टर को जो है हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इससे जो है काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि जो नाइट विजन अपार्टस होते हैं इनके अंदर जो है आपके इंफ्रारेड वेव्स यानी कि अवरक्त तरंगों को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अवरक्त तरंगों की खोज जो है वो विलियम हर्शल नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती है ना, इनको मतलब कि पदार्थों को जो है उच्च तापमान पर गर्म करने से जो है ये निकलती है, ठीक है। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इनका उपयोग जो है फॉग में फोटोग्राफी यानी कि जो कोहरा होता है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। इसके अलावा जो है हॉस्पिटल वगैरह में जो है इसको यूज़ में लिया जाता है, लेबोरेटरीज वगैरह में इसको जो है यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है आपके पास में कि 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर जो है वो संगत होगा, ठीक है। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है जहां पर 100 डेसिबल तक की आवाज़ निकलती हो, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं कि सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल सुनाई देने वाली आवाज़ होती है वहाँ से जो है 100 डेसिबल की मतलब कि साउंड जो है नहीं निकलती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि सामान्य वार्तालाप से, तो हम जानते हैं कि सामान्य वार्तालाप में भी जो है 50 से 60 डेसिबल तक की साउंड निकलती है।
ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, तो वहाँ पर भी हमने देखा था पीछे क्वेश्चन में कि 70 से 80 डेसिबल की आवाज़ निकलती है, ठीक है। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है यंत्र कारखाने के शोर से। ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर कि 100 डेसिबल की जो आवाज़ है ना, ये यंत्र कारखाने के शोर से निकलती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो कि आपके शायद एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया था कि जो रॉकेट इंजन होता है, ठीक है, वो मतलब कि कितनी आवाज़ या फिर जो है प्रबलता की स्तर की ध्वनि निकालता है। तो याद रखेंगे 180 डेसिबल तक की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा जो है उत्तरदायी है, ठीक है। तो रेडियो तरंगों के लिए पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के लिए, और साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।